अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे और उसकी बेसिस पे सीएसएस 2023 के एक्सपेक्टेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो 2018, 17, 16 में जो है वो बिल्कुल ओपन हैंडेड टॉपिक दिया करता था और बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप के साथ जो है वो सवाल नहीं आया करते थे। लेकिन अभी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्कोप होता है और वो बिल्कुल जो है वो टॉपिक को आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है किसी एक एंगल के ऊपर। जैसे 2018 में उसने डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कहा था, को इलिटरेसी के साथ जो है वो लिंक किया कि दोनों जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। 20 में उसने पोलराइज़ पॉलिटिक्स को डिस्कस किया, यानी जो एक पोलराइजेशन है पॉलिटिक्स के अंदर राइट विंग और लेफ्ट विंग के अंदर, उसको उसने डिस्कस किया और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए उसने इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान को डिस्कस करने को कहा। देन डिजिटल डेमोक्रेसी 2022 में उसने पूछा, जिसमें आपके पास सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को उसने जो है वो डिस्कस करने को कहा। अच्छा, 2023 में वो ये पूछ सकता है कि जो एक नेशनलिज़्म की लेयर जो आपको दुनिया में नज़र आ रही है, उसकी वजह से क्या डेमोक्रेसी जो है उसको सेटबैक मिलेगा? क्या राइज़ ऑफ नेशनलिज़्म जो है वो डेमोक्रेसी को एक सेटबैक दे पाएगा? इस तरह का कुछ वो पूछ सकता है, क्योंकि मैं अभी 2022 के पेपर को जब आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे अब जो है वो सवालात डिस्कस करता है। देन इकॉनमी की बात करें तो 2018 में उसने रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। और 19 में न्यू वॉर फ्रंट लाइज इन द इकोनॉमिक जोन। 20 में उसने फिर उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी को पूछा और मुझे याद है कि 2020 में 5,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे में ज़ीरो मार्क्स लिए थे, जिसकी वजह ही यही थी कि यूजुअली लोगों को इनफॉर्मल इकोनॉमी का पता ही नहीं था कि उसके स्टैट्स ही नहीं पता थे और उन्होंने जो है इसको ऑप्ट किया और फिर वो बहुत बुरे तरीके से इसमें फेल हुए, क्योंकि आपने जब भी इस तरह के ऐसे जो है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं या फैक्चुअल हैं, उनको ये तो एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे उनको जब भी आपने एक्सप्लेन करना होता है तो आपके पास जो है वो उससे रिलेटेड फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है? आपके पास उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को देखो तो आपको पाकिस्तान में एक चीज़ नज़र आती है कि डॉक्यूमेंटेड जो जो रिसर्च पेपर कहते हैं कि 56% जो है वो अप्रॉक्सिमेटली इनफॉर्मल इकोनॉमी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको डाटा यहाँ पे मिलता नहीं है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो 2022 में पूछा। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो यानी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट अफेक्टिंग नेगेटिवली टू द एनवायरनमेंट। तो अब जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएँगी वो इसी तरह की होंगी, क्योंकि आगे जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ही ज़्यादा बात होगी। तो इकोनॉमी से अगर टॉपिक आएगा सीएसएस 2023 में तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को किसी और एंगल में पूछेगा। मज़ीद अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो जो यूक्रेन वाला एक क्राइसिस है, उसने किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को इफ़ेक्ट किया, ग्लोबल ट्रेड को इफ़ेक्ट किया, ठीक है? आपकी एनर्जी के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइक कर गए और किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा जो है वो आप इमर्जेंस ऑफ चाइना के जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर रिperकशंस जो है वो उनको देख सकते हो। फिर जो B3W का एक प्रोजेक्ट आपका G7 ग्रुप ने लॉन्च किया है 2021 में, उसको और सीपेक को भी रिलेट किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमी का ये एक टॉपिक नहीं है, तो उसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इकोनॉमी के लिहाज से जो है वो ग्रीन इकोनॉमी को भी डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ग्लोबलाइज़ेशन। अच्छा, एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो वो आपके साथ एक ट्रिक करता है। वो पहले जो है वो सिंपल पूछता है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, देन उसको वो फिर नैरो डाउन करता चला जाता है, लिंक करता चला जाता है। तो मेरे हिसाब से ग्लोबलाइज़ेशन जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2023 में आने के। और उसने 2021 में प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन पे बात की, देन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन ऑफ मार्केट्स की बात की। तो अब वो यकीनन जो है वो ग्लोबलाइज़ेशन को किसी और तरह से आपसे पूछ सकता है। तो कोशिश कीजिएगा ग्लोबलाइज़ेशन को आप हर एंगल से जो है वो तैयार करें। फेमिनिज़्म ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। 2016 में उसने जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ पे बात की। फेमिनिज़्म इज़ नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इश्यू 2017 में। 19 में न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म एंड आवर कल्चर। 21 में जेंडर इक्वालिटी अ पॉपुलर स्लोगन। और 22 में उसने द कंट्रोवर्शियल इश्यू फेमिनिज़्म इन कंटेम्परेरी वुमेन्स राइट मूवमेंट। तो 2023 में भी जो है वो ग्लोबल लेवल पे ही पूछेगा इसको, जो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर वो पूछेगा तो, कि फेमिनिज़्म जो है उसकी वेव्स को उसने डिस्कस कर लिया है और किस तरह से वुमेन राइट मूवमेंट जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह का कुछ जो है वो 2023 में भी एक्सपेक्टेड है। ग्लोबल लेवल पे वो फेमिनिज़्म को आपसे पूछ सकता है। टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटी बैकवर्ड इन पाक इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। इसी तरह एक्सपेंडिंग आईटी अ कर्स और ब्लेसिंग।
तो टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 2023 में आपसे पूछ सकता है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एजुकेशन है। 2021 में उसने मीनिंग पर्पसेस एजुकेशन, 20 में उसने जो है वुमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एन एजेंट ऑफ चेंज, 2019 में क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द नेशन, 18 में हायर एजुकेशन पाकिस्तान इल्स एंड रेमेडीज। अगेन मैं आपको बताऊंगा कि देखें, उसकी जो अप्रोच है वो पहले आपको बहुत एक सिंपल सा ओपन हैंडेड सा ऐसे देता है, उससे अगले साल उसको फिर वो नैरो डाउन करता है और नैरो करता करता वो फिर उसको आपके लिए मुश्किल करता चला जाता है। तो मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम 2023 में आने के 90% चांसेस हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस करेगा और थोड़ा सा उसको नैरो करते हुए वो पूछेगा। तो एजुकेशन के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल इश्यूज़ को मैं ज़रा 2022 के पेपर के साथ डिस्कस करता हूँ कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। लिटरेचर को वो 2016, 17, 19 और 20 में डिस्कस कर चुका है। लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है कि आगे ये इसको पूछेगा, क्योंकि 2020 के बाद इसने इसको नहीं पूछा है। 2022 के पेपर को अगर आप देखें तो यहाँ से आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि 2016, 17, 18 में उसकी जो अप्रोच होती थी वो पाकिस्तान सेंट्रिक होती थी, या फिर वो जो है वो आपसे ओपन हैंडेड टॉपिक दे दिया करता था। लेकिन अब जो पेपर बनता है उसमें एक तो ग्लोबल अप्रोच बहुत ज़्यादा नज़र आती है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो आपको बिल्कुल आपके जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कोई टर्मिनोलॉजी देकर। जैसे यहाँ पे देखो कि उसने आपको कहा कि इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। अब ये एथिकल कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि जब कंज्यूमर जो है वो कोई चीज़ खरीदता है तो क्या वो इस चीज़ का ख्याल रखता है कि इस चीज़ को बनाते वक्त जो है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हुई है या सोसाइटी को कोई जो है वो नुकसानात हुए हैं, क्या कंज्यूमर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें खरीदता है? तो इस चीज़ के ऊपर डिबेट करनी थी आपने, तो बहुत ज़्यादा उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे वो आपसे अगर ग्लोबल लेवल पे देखो तो यहाँ पे आपको यहाँ देखो एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। अगेन ग्लोबल लेवल पे आपसे ये अप्रोच मांग रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, अगेन वर्ल्ड फूड सिस्टम, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी एक ग्लोबल लेवल का टॉपिक है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्या होती है आपकी, विदाउट नेगेटिवली इफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी होती है वो आपकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती है। और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट यानी आप जो है आपकी ह्यूमन बींग है, ह्यूमन कैपिटल है, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को लिंक करने को उसने आपसे कहा था। तो ये भी जो है आपसे ग्लोबल अप्रोच मांगता है। उसके बाद आप हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, ये भी आपसे ग्लोबल परसेप्शन मांगता है, ग्लोबल अप्रोच मांगता है। तो 2022 के पेपर को आप देखो तो 23 का पेपर भी आपको ग्लोबल अप्रोच ही मांगेगा आपसे। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें आपकी यूक्रेन की जो इस टाइम एक क्राइसिस है उसने किस तरह से दुनिया को असरअंदाज किया। देन सीपेक BRI वर्सेस B3W, अगर ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो वो किस तरह से है। देन आपकी ग्रीन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन जो आपके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, उसको आप ग्लोबल अप्रोच के साथ देख सकते हो। ठीक है। फेमिनिज्म के हवाले से देखो तो वर्ल्ड वाइड जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो किस तरह से असरअंदाज कर रही हैं, और इक्वालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो सकती है। जैसे एक टॉपिक मैंने मेरी नज़रों से गुजरा था कि क्या जो आपकी इक्वालिटी है वो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछी जा सकती हैं। इन तमाम टॉपिक्स को आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से तैयार करें, और होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरे पास पूरी एक एनालिसिस की एक रिपोर्ट तैयार है जिसमें ये मैंने कुछ 4-5 टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अरेंज किए हुए हैं। अगर वो आप मुझसे चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ईमेल अपनी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं csforum121@gmail.com पे। और कुछ टॉपिक्स और भी हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, और आपकी जेंडर इक्वालिटी है, कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो मैंने निकाले हुए हैं इसके अंदर से। वो भी आपको उस पूरी रिपोर्ट के अंदर मिल जाएँगे। होपफुली वो वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ और अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक टॉपिक के ऊपर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं csforum121@gmail.com पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।